नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो पहली नज़र में शायद थोड़ा अकादमिक लगे, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। ये 12वीं कक्षा के कॉमर्स विषय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी 99 के प्रश्न पत्र के लिए एक टीचिंग गाइड है। असल में ये शिक्षकों के लिए एक निर्देशिका है कि छात्रों को इस पेपर के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो आज का हमारा मिशन इस परीक्षा के ढांचे को परत दर परत खोलना है और ये पता लगाना है कि यह आज के कॉमर्स के छात्र से असल में किन योग्यताओं की उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। किसी भी परीक्षा का ढांचा सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं होता, वो एक ब्लूप्रिंट होता है। यह हमें बताता है कि शिक्षा प्रणाली किस ज्ञान को महत्वपूर्ण मान रही है। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि एक युवा कॉमर्स प्रोफेशनल के लिए कौन सी आईटी स्किल्स जरूरी मानी जा रही हैं। और इस गाइड को देखकर साफ है कि यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स का एक बहुत सोचा समझा मिश्रण तैयार किया गया है। चलिए तो फिर इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। पेपर की शुरुआत ही 30 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवालों से होती है। प्रश्न 1 रिक्त स्थान भरें, प्रश्न 2 सही या गलत और प्रश्न 3 एक सही विकल्प वाले एमसीक्यू। पेपर का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ इन बुनियादी सवालों पर आधारित है। क्या इसका मतलब यह है कि कॉमर्स में आईटी की सही शब्दावली यानी वोकैबुलरी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है? शायद एक मजबूत नींव बनाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा अवलोकन है। बिल्कुल, यहाँ जोर शब्दावली और बुनियादी परिभाषाओं पर है। गाइड में एक बहुत अच्छी टिप दी गई है। एक भी गलत शब्द पूरे बयान को गलत बना सकता है। उदाहरण के लिए हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट के बीच का मामूली सा अंतर। सुनने में ये दोनों शब्द लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें जमीन आसमान का फर्क है। हाइपरटेक्स्ट वो पूरा टेक्स्ट है जिसमें लिंक हो सकते हैं और हाइपरलिंक वो असली क्लिक करने लायक लिंक है। सही बात है। तो ये सिर्फ रटना नहीं है, ये सटीकता के बारे में है। सटीकता, यही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये खंड छात्रों की विस्तार पर ध्यान देने की क्षमता को परख रहा है, जो तकनीक और अकाउंटिंग दोनों क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी है। आप सोचिए, अकाउंटिंग में एक छोटी सी गलती जैसे डेबिट की जगह क्रेडिट लिख देना पूरी बैलेंस शीट को बिगाड़ सकती है। ठीक उसी तरह तकनीक में एक गलत शब्द जैसे एन्क्रिप्शन की जगह डिक्रिप्शन लिख देना पूरे मतलब को उलट सकता है। तो ये 30 अंक दरअसल उस सटीकता की नींव रखने के लिए हैं जिस पर बाकी की इमारत खड़ी होगी। अच्छा, अब तक तो सब ठीक था, परिभाषाएं सही गलत, लेकिन यहाँ आकर प्रश्न 4 और 5 में पेपर का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। अब एक सवाल के 2-2 या यहाँ तक कि 3-3 सही जवाब ढूंढने हैं। मुझे तो ये सुन के ही थोड़ा तनाव हो रहा है। प्रश्न 4 जो पूरे 20 अंकों का है, उसमें हर सवाल के 2 सही उत्तर चुनने हैं। ये तो सिर्फ रटने वालों को बाहर करने का सीधा तरीका लगता है। हाँ, आप इसे इस तरह से देख सकती हैं। ये वास्तव में एक बड़ा कदम है। ये साधारण पहचान से आगे बढ़कर विश्लेषण की मांग करता है। उदाहरण के लिए, एक सवाल ई कॉमर्स के फायदे और नुकसान के बारे में हो सकता है। एक सही जवाब जानना आसान है, लेकिन जब आपको 4 या 5 विकल्पों में से 2 सही फायदे पहचानने हो, तो आपको उन सभी की गहरी समझ होनी चाहिए। आपको तुलना करनी होगी, विश्लेषण करना होगा। हाँ, और इसमें सिर्फ ई कॉमर्स जैसे बड़े विषय ही नहीं है। प्रश्न 5 में खासतौर पर जीएसटीआईएन की संरचना जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया गया है। जीएसटीआईएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए जरूरी है। यहाँ सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि ये क्या है, बल्कि इसके 15 अंकों के स्ट्रक्चर के हर हिस्से को समझना जरूरी है। ये तो काफी गहराई वाली बात हो गई। बिल्कुल, और ये कॉमर्स के छात्र के लिए बहुत रेलेवेंट है ना? वो 15 अंकों का नंबर सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। उसमें राज्य का कोड होता है, पैन नंबर होता है और एक चेकसम डिजिट भी। जब एक छात्र से उसके 3 घटकों को पहचानने के लिए कहा जाता है, तो परीक्षा ये जांच रही है कि क्या छात्र ने जानकारी को सिर्फ सतही तौर पर देखा है या उसके स्ट्रक्चर को समझा है। ये क्या है से ये कैसे बना है और इसकी विशेषताएं क्या हैं की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये सिर्फ जानकारी को याद रखना नहीं, बल्कि जानकारी को व्यवस्थित करना है। तो ऑब्जेक्टिव और मल्टी चॉइस सवालों में जहां हमारी शब्दावली और विश्लेषणात्मक सोच पर की जा रही थी, वहीं अगला सेक्शन हमारी कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करता लगता है। प्रश्न 6 और 7 इसी बारे में है। प्रश्न 6 तो 4 अंकों का सही जोड़ी मिलाए हैं, लेकिन प्रश्न 7 जो 10 अंकों का है, उसमें किन्हीं 5 सवालों के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। हाँ, और यहाँ पूछे गए सवाल बहुत दिलचस्प हैं। गाइड में उदाहरण दिए गए हैं,
इनलाइन फ्रेम क्या है, ट्रेड साइकिल, ERP मॉड्यूल, SEO के प्रकार और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है। हर विषय अपने आप में एक बड़ी दुनिया है। बिल्कुल। जैसे ERP मॉड्यूल के बारे में पूछा गया है। मुझे ERP हमेशा से थोड़ा जटिल कॉन्सेप्ट लगा है। ये वो विशाल सॉफ्टवेयर है जो किसी कंपनी के सारे विभागों जैसे अकाउंटिंग, HR, सेल्स को एक ही जगह पर जोड़ता है ना? एकदम सही। ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और ध्यान दें, सवाल ये नहीं है कि ERP क्या है, सवाल है ERP मॉड्यूल के बारे में, यानी उसके अलग-अलग हिस्सों के बारे में। तो यहाँ पर असल में एक बहुत ज़रूरी स्किल टेस्ट हो रही है। किसी बड़ी और मुश्किल चीज़ को लेकर उसे आसान और छोटे पॉइंट्स में समझाने की काबिलियत। इसे आप सिंथेसिस कह सकती हैं। गाइड में छात्रों को सलाह भी दी गई है कि वे उत्तर हेडिंग और पॉइंट्स में लिखें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ सही जानकारी होना ही काफी नहीं। हाँ, उसे एक साफ और संरचित तरीके से प्रस्तुत करना भी उतना ही जरूरी है, जैसे आप किसी बिजनेस मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो। सही बात है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे ठीक से प्रस्तुत नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये समझाने के बारे में है। क्या आप एक जटिल तकनीकी विषय जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के प्रकार को लेकर उसे 2 या 3 संक्षिप्त समझने योग्य बिंदुओं में बांट सकते हैं? ये कौशल अकादमिक दुनिया से कहीं ज्यादा कॉर्पोरेट दुनिया में मूल्यवान है। ये खंड उसी कौशल का परीक्षण कर रहा है। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका मुझे इंतजार था। पेपर का सबसे व्यावहारिक हिस्सा, प्रश्न 8, कुल 10 अंकों का, और यहाँ थ्योरी खत्म होती है और कोडिंग शुरू होती है। मुझे ये हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। एक कॉमर्स के छात्र से कोडिंग की उम्मीद क्यों की जा रही है? क्या ये सिर्फ एक बेसिक IT स्किल टेस्ट है या इसका कोई गहरा मकसद है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब इस पेपर के पूरे दर्शन को दिखाता है। इसका मकसद कॉमर्स के छात्रों को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना नहीं है। इसका मकसद है उन्हें तकनीकी रूप से साक्षर बनाना। आज का पूरा कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। एक कॉमर्स के छात्र को यह समझना होगा कि जिस वेबसाइट पर वो उत्पाद बेच रहा है वो बनती कैसे है। तो ये उस पर्दे के पीछे झांकने जैसा है। हाँ, प्रश्न 8 के भाग A में छात्रों को HTML का उपयोग करके एक पूरा फॉर्म बनाने को कहा गया है। टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल, नंबर फील्ड, एक अनिवार्य फील्ड और सबमिट बटन के साथ। ये तो काफी विस्तृत काम है। हाँ, और हर चीज के लिए अंक है। सही टैग का उपयोग जैसे फॉर्म, इनपुट और उसके एट्रीब्यूट्स जैसे टाइप ईमेल या रिक्वायर्ड। ये दिखाता है कि संरचना कितनी महत्वपूर्ण है। ये वेबसाइट का कंकाल बनाने जैसा है। लेकिन फिर आता है भाग B, जो और भी दिलचस्प है। भाग B में HTML और CSS दोनों का इस्तेमाल करना है। इसमें लिस्ट बनाना, टेक्स्ट को रंग और स्टाइल देना और पेज को बाएं और दाएं हिस्सों में बांटना शामिल है। तो ये सिर्फ कंकाल बनाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उसे कपड़े पहनाने और सजाने के बारे में भी है। हाँ, इसमें कलर, फॉन्ट फैमिली और फ्लोट या फ्लेक्स जैसी CSS प्रॉपर्टीज का जिक्र है। बिल्कुल, संरचना के लिए HTML और डिजाइन के लिए CSS। इन दोनों का समावेश यह दिखाता है कि पाठ्यक्रम में सिर्फ कार्यक्षमता यानी फंक्शनैलिटी ही नहीं, बल्कि बुनियादी यूजर इंटरफेस UI और यूजर एक्सपीरियंस UX को भी महत्व दिया गया है। कल्पना कीजिए कि यही छात्र कल अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है। उसे ये समझने में मदद मिलेगी कि उसकी वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाने में क्या लगता है और वो एक वेब डेवलपर से बेहतर तरीके से बात कर पाएगा। यह सिर्फ कोड नहीं है, यह बिजनेस चलाने का एक प्रैक्टिकल टूल है। यह कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के बीच की खाई को पाटता है। तो इन सभी सवालों के विश्लेषण के बाद अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो इसका कुल मतलब क्या है? एक छात्र को इस परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए? गाइड में कुछ खास टिप्स भी दी गई हैं। हाँ, और वो टिप्स इस पूरे विश्लेषण को एक साथ ले आती हैं। गाइड कहती है परिभाषाएं और कीवर्ड सीखें, जो हमारे पहले खंड से जुड़ता है। रोज MCQ का अभ्यास करें, जो हमारे दूसरे खंड यानी विश्लेषणात्मक सोच से जुड़ता है। कंप्यूटर पर HTML और CSS प्रोग्राम का अभ्यास करें, जो हमारे व्यवहारिक खंड से जुड़ता है। और CSS प्रॉपर्टीज को याद रखें। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सलाह है जो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। अकाउंटिंग और ई-कॉमर्स की अवधारणाओं को समझें। ये सिर्फ IT स्किल्स के बारे में नहीं है,
और यही इस पूरे पेपर की आत्मा है। ये रणनीति बहुत संतुलित है। इसमें रटने मतलब परिभाषाएं, प्रॉपर्टीज, इन पर जोर है जो बुनियादी ज्ञान के लिए जरूरी है। इसमें लगातार व्यवहारिक अभ्यास यानी कोडिंग की भी मांग है जो कौशल निर्माण के लिए आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सलाह वही है, अवधारणाओं को समझना। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये सिर्फ एक आईटी का पेपर नहीं है, बल्कि ये कॉमर्स में आईटी का पेपर है। तकनीक को उसके व्यावसायिक संदर्भ में समझना सबसे जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि एक HTML फॉर्म सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये ग्राहक से डेटा इकट्ठा करने और लीड जनरेट करने का एक बिजनेस टूल है। SEO सिर्फ कीवर्ड्स के बारे में नहीं है, ये मार्केटिंग ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में है। तो आज हमने इस परीक्षा पत्र की एक पूरी यात्रा की, बुनियादी शब्दावली की सटीकता से लेकर जटिल मल्टी चॉइस सवालों के विश्लेषण तक, फिर अपनी जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला, और अंत में व्यवहारिक कोडिंग तक। ये स्पष्ट है कि ये पेपर सिर्फ रटने पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक आधुनिक कॉमर्स प्रोफेशनल के लिए आवश्यक कौशल का एक पूरा रोड मैप है। इसमें तकनीकी सटीकता, विश्लेषणात्मक सोच, संचार कौशल और व्यवहारिक कोडिंग सब कुछ शामिल है। अंत में एक विचार, ये 100 दस्तावेज ये कहकर समाप्त होता है कि शिक्षक चाहे तो वो हर अध्याय को समझा सकता है, मॉडल उत्तर दे सकता है या छात्रों के लिए प्रोग्राम हल कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और ये सिर्फ शिक्षकों या छात्रों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब हम किसी परीक्षा या किसी भी चुनौती के ढांचे को इस तरह से तोड़कर समझते हैं या विश्लेषण करते हैं कि हर हिस्सा किस कौशल का परीक्षण कर रहा है, तो क्या ये हमारे सीखने की प्रक्रिया को बदल देता है? क्या ये हमारा ध्यान सिर्फ सिलेबस पूरा करने या परीक्षा पास करने से हटाकर उन जरूरी स्किल्स में महारत हासिल करने पर केंद्रित कर देता है जिनकी हमें असल में जरूरत है? शायद हमें हर परीक्षा को एक बाधा के रूप में देखने के बजाय कौशल हासिल करने के एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखना चाहिए।